जी हाँ, याद कीजिए 7 अक्टूबर 2023 की वो तारीख जब इजराइल को सबसे बड़ा जख्म, सबसे बड़ा हमला करके हमास ने दिया था। उस दिन से इजराइल की नजर में दुश्मन नंबर 1 था इस्माइल हानिया, और किसने सोचा था कि उसकी जान जाएगी उस मुल्क में, उस देश में जो उसके लिए सबसे ज्यादा सुरक्षित माना जाता था। हुआ यही है, इस्माइल हानिया का खात्मा ईरान की राजधानी तेहरान में हुआ है। ये बहुत बड़ी खबर है, इजराइल की बहुत बड़ी कामयाबी और ईरान के लिए बहुत बड़ा झटका। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ करुणा शंकर शर्मा और हमारे तमाम डिफेंस एक्सपर्ट, साथ ही हमारे सहयोगी सुमित चौधरी भी मौजूद हैं। इस बड़ी खबर पर लगातार TV9 भारतवर्ष की कवरेज जारी है। पहली बड़ी खबर, हानिया की मौत के बाद ईरान में बड़ी तैयारी देखने को मिल रही है। तेहरान में इजराइल के तमाम दुश्मन जुटे हुए हैं। हानिया की मौत के बदले पर बड़ा प्लान बनाया जा रहा है। तेहरान में ही हुई है हानिया की हत्या। इजरायली एजेंसी मोसाद के ऑपरेशन की बात भी सामने आ रही है। कहा यह जा रहा है कि CIA और मोसाद का ये जॉइंट ऑपरेशन हो सकता है। और हानिया की मौत को लेकर एक और बड़ी खबर, ईरान के विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान। हानिया की मौत जाया नहीं जाएगी, ईरान की तरफ से कहा गया। हानिया के खून के हर कतरे का हिसाब लिया जाएगा। तो उस तेहरान जो कि ईरान की राजधानी, जहां पर हानिया मौजूद था, ईरान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति की ताजपोशी के कार्यक्रम के दौरान हानिया वहां पर गया हुआ था। वहां पर हानिया की मौत हो जाती है, अब खून के हर कतरे का हिसाब होगा। यह ईरान के विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान। और देखिए, हानिया की हत्या को लेकर ईरान में सवाल। ईरानी मीडिया ने खुफिया विफलता बताया है। हानिया की हत्या को ईरान की बड़ी नाकामी करार दिया गया है। ईरान की बड़ी खुफिया विफलता, ईरानी मीडिया भी इसे बता रहा है। और इस मौत के बाद ईरान की तरफ से इजराइल को बड़ी धमकी भी दे दी गई है। क्या है खबर, आप देखिए। इजराइल को बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इजराइल ने रेड लाइन को क्रॉस कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है जो कहा गया है, क्योंकि आप देखिए हमले को कहां अंजाम दिया गया। हालांकि ये खबर है कि इजराइल की तरफ से अब तक इस पर कोई भी जो जिम्मेदारी है वो नहीं ली गई है और कुछ भी बयान नहीं दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद ये माना जा रहा है कि मोसाद, जो कि इजराइल की सीक्रेट एजेंसी, और इसके अलावा CIA, दोनों ने मिलकर इस प्रिसाइज हमले को अंजाम दिया। कहां पर? तेहरान में। यही वजह है कि ईरान ये बोल रहा है कि इजराइल की तरफ से रेड लाइन को क्रॉस किया गया। समीर। जी हाँ, रेड लाइन तो क्रॉस हुई है, क्योंकि ये हमला ईरान की राजधानी तेहरान में हुआ है। किसने किया है ये अभी तक साफ नहीं है। ईरान का पूरा शक जाहिर है इजराइल पर ही है। CIA और मोसाद का नाम सामने आ रहा है। हमास चीफ इस्माइल हानिया मारा जा चुका है। ये कोई छोटी घटना नहीं है, क्योंकि इसका अंजाम वो हो सकता है जिसकी कल्पना अब तक शायद ही किसी ने की हो। ऐसा इसलिए क्योंकि अब इस बात की आशंका काफी बढ़ गई है कि इस युद्ध में ईरान सामने से उतरे और सीधी जंग लड़ता दिखे, क्योंकि हानिया का खात्मा तेहरान में ही हुआ है। इससे ईरान आंख बबूला है। साथ ही अब ईरान के तमाम प्रॉक्सी संगठन भी और ज्यादा इजराइल के ऊपर हमलावर हो सकते हैं। क्या होता दिख रहा है? तो क्या ईरान में बदले का प्लान बन रहा है? आपको बताते हैं कि अभी ईरान में क्या हो रहा है। तमाम अहम डेवलपमेंट्स पर हमारी नजर बनी हुई है। ईरान में इजराइल के सभी दुश्मन जुटे हुए हैं। ईरान को यह बहुत बड़ा झटका दिया गया है। तेहरान में ईरानी प्रॉक्सी गुटों का बाकायदा एक सम्मेलन हो रहा है। हमास, हिजबुल्लाह और हूती चीफ ईरान में ही मौजूद हैं। ये बड़ी जानकारी, फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के नेता भी ईरान में हैं। आयतुल्लाह खामेनी के साथ मीटिंग की उनकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। ईरान ने इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई है सुरक्षा परिषद की। हमास बड़े बदले की धमकी दे चुका है। तो कुल मिलाकर यह सब कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। बड़े डेवलपमेंट्स ईरान में हो रहे हैं, क्योंकि हैं तो ये तीन के तीनों ही ईरान के प्रॉक्सी, चाहे हूती हो, हिजबुल्लाह हो या फिर हमास। हमास का जड़ से खात्मा करने की कसम खाई थी इजराइल ने, और हमास की टॉप लीडरशिप का खात्मा कर दिया गया है। तो क्या चतुर्वेदी सर, अब इजराइल अपने मकसद के बहुत करीब नजर आ रहा है? 7 अक्टूबर को जो इजराइल को दहलाया गया, जो बड़ा हमला अंजाम दिया गया, ये तो सीधे सीधे उसका बदला ले लिया इजराइल। बिल्कुल सही कहा समीर आपने। इजराइल इस वक्त उसको बहुत बड़ी सफलता मिली है
और 7 अक्टूबर को जो उसने एक हमास ने लक्ष्मण रेखा क्रॉस की थी, ये लोग सब लोग रेड लाइन की बात कर रहे हैं कि इजराइल ने क्रॉस कर दी, लेकिन 7 अक्टूबर को भी लक्ष्मण रेखा क्रॉस की गई थी और निर्दोषों को, निहत्तों पे, बुजुर्गों पे, बच्चों पे, हमारी महिलाओं पे बिल्कुल जो इन्होंने जो हमला किया वो भी बिल्कुल एक ऐसा था जो कि अनपार्डनेबल हमला था। और उसका ये जो आज हमास के हेड, हमास क्या है, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एक हेड को अगर इजराइल ने ख़त्म कर दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसका बदला जरूर ईरान को लेना पड़ेगा, क्योंकि जो हमला हुआ है वो एक ऐसे सेंसिटिव जोन में हुआ है, सुरक्षित जगह पे, संवेदनशील जगह पे हुआ है, जिससे ईरान की सुरक्षा के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाए जाएंगे। तो उसका बदला जरूर लेगा, लेकिन मैं समझता हूं कि ऐसा कोई हाई वैल्यू टारगेट पे नहीं अटैक करेगा, वो किसी लॉजिस्टिक सपोर्ट। बिल्कुल चतुर्वेदी सर, क्योंकि हमला भी कहां पर अंजाम दिया गया, जहां पर ईरान के राष्ट्रपति का ठिकाना, वहां से महज 150 मीटर की दूरी पर एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। इस्माइल हानिया की मौत पर रूस की तीखी प्रतिक्रिया। हानिया की मौत स्वीकार नहीं, ये रूस की तरफ से, और आपको पता है कि रूस है, चीन है, ये सब कैसे ईरान के साथ आज खड़े हुए। तो हमास के चीफ इस्माइल हानिया की मौत स्वीकार नहीं है रूस को, यह पहला बयान रूस की तरफ से। तेहरान में हानिया की मौत को लेकर एक और बड़ी खबर, ईरान के नए राष्ट्रपति के घर के पास था हानिया जिस वक्त मारा गया। इस्माइल हानिया को जिस वक्त यह मिसाइल अटैक हुआ, वो इस्माइल हानिया का आवास आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि राष्ट्रपति के आवास से सिर्फ 150 मीटर की दूरी पर था और यहीं हानिया की हत्या को अंजाम दिया गया। और देखिए एक और बड़ी खबर, इस्माइल हानिया की हत्या पर तुर्की का भी बयान आ गया है। इजराइल शांति नहीं चाहता, यह तुर्की की तरफ से कहा गया। गाजा वॉर को मिडिल ईस्ट में फैलाने की कोशिश की जा रही इस हत्या के जरिए। नेतन्याहू नहीं चाहते कि जंग रुके, तुर्की की तरफ से बयान, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब बयान आने शुरू हो गए। एक तरफ रूस जो कि इस वक्त हमास के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है, नहीं करना चाहिए था ऐसा, और दूसरी तरफ नेतन्याहू नहीं चाहते कि जंग रुके। ओपी तिवारी सर, अब इस बयान को कैसे देखा जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं वो फ्रंट, वो देश जो कि इस वक्त ईरान के साथ है या फिर हमास के साथ, उसके प्रॉक्सीज के साथ खड़े, वो इजराइल की इस कार्रवाई का विरोध करे। हालांकि बात अलग है कि इजराइल की तरफ से स्वीकार नहीं किया गया। देखिए रूस का स्टैंड जो है, रूस को यूक्रेन के साथ फंसा था, किसने फंसाया था? ये अमेरिका और नाटो कंट्रीज ने। इसका अटेंशन डाइवर्ट हुआ, जो भी इक्विपमेंट्स थे सप्लाई यूक्रेन के कम हो गए जब से इजराइल और ये हमास की लड़ाई शुरू हुई। तो इसलिए रूस का स्टेटमेंट जो होगा, सपोर्ट तो मेरे ख्याल से नहीं आएगा, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को सपोर्ट तो रूस कभी भी नहीं करेगा, लेकिन वर्बल और मन से सपोर्ट जरूर दिखाएगा कि मैं इनके साथ हूँ, ताकि इनका मनोबल बढ़ा रहे। इक्विपमेंट सप्लाई का क्वेश्चन है, ये तो मैं रूल आउट करता हूँ कि रूस देगा, ये ईरान ही देगा। अभी जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हानिया का जो रोल देखिए, जो आज से करीब 10 महीने पहले जो अटैक हुआ था, तो हानिया की प्लानिंग देखिए, ताकि जिसके इजराइल की इंटेलिजेंस इतनी स्ट्रांग होने के बावजूद भी इस बड़े स्केल पर अटैक करके 1200 लोगों को भगाया था। तब से 9 महीने तक इसको हानिया को खत्म करने के लिए इजराइल को इंतजार करना पड़ा। अब देखिए इसमें कतार में, इनको पता था कि कतार में फंसा हुआ है, लेकिन फिर भी अटैक नहीं कर पा रहे थे। कुछ कंपल्शन होगा, प्रोबेबली कतार को इन्वेड नहीं करना चाहते थे। अब ईरान गया, जैसे कतर और अमेरिका के इतने घनिष्ठ संबंध हैं, कैसे कर देता इजराइल, ये भी तो सवाल है। यही पॉइंट मैं आपको कहना चाहता था, सबीर अपने बताया। अब ईरान में पहुंचा, अगर वो पहुंचे कि ईरान में खाली उनकी इंटेलिजेंस से होगा, वहाँ लोकल इंटेलिजेंस भी होगी इनकी, तभी इनको इतना प्रिसिशन टारगेट मिलेगा, प्रिसीजन स्ट्राइक होगी। ये मिसाइल कहाँ से लॉन्च हुई है ये बाद में पता चलेगा, बिकॉज इजराइल से वहाँ तक किस एरियल डिस्टेंस कवर करना इतना आसान नहीं है। तो ये हो सकता है कि वहाँ वो लोकल पॉपुलेशन ईरान का हो या आसपास की कंट्री का है, इनका इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है ताकि स्ट्राइक किया जा सके। ये इजराइल ने पहले भी बहुत किया है, देखिए 1972 में जो किया था बहुत जल्दी कर दिया था, लेकिन इस बार 9 या 10 महीने इंतजार करना पड़ा। ये नेतन्याहू की बहुत ही बड़ी बेनाकामी थी और अपने पब्लिक को फेस नहीं कर पा रहा था, इसलिए ये लड़ाई इसको खत्म करने के लिए इसको मारना एक बहुत महत्वपूर्ण। सर ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। मुझे लगता है हम में से हर किसी के जहन में ये सवाल होगा कि कहीं कोई भीतर घात तो नहीं हुआ है, क्योंकि ईरान के हाई सिक्योर जोन में इस हमले को अंजाम दिया गया। भला कैसे ये मुमकिन हुआ, ये बड़ा सवाल है। और देखिए हानिया की हत्या पर ईरान बोला तेहरान फिलिस्तीन के रिश्ते और मजबूत होंगे, इस हत्या से संबंध और ज्यादा मजबूत होंगे, प्रगाढ़ होंगे, ये ईरान की तरफ से
कहा गया है अपने स्टेटमेंट में। जी हाँ, और देखिए हमास के नेता मूसा अबू मरजूक ने क्या कहा है। इजराइल को कायरता का दंड मिलेगा, यह कहा गया है। इजराइल को उसके किए की सजा जरूर दी जाएगी, यानी हमास आने वाले वक्त में जो कर सकता है वो करेगा। इसके सीधे संकेत मूसा देता हुआ नजर आ रहा है। तो जो तमाम बड़ी खबरें हमारे पास इस वक्त आ रही हैं वो सीधे तौर पर संकेत दे रही हैं कि अब इसका जवाब इजराइल को बड़े पैमाने पर दिया जा सकता है। इजराइल भी पूरी तरह से सचेत नजर आ रहा है। एयर स्पेस को बंद कर दिया गया है, सीमाएं सील कर दी गई हैं और किसी बड़े हमले के लिए खुद को तैयार करता हुआ भी इजराइल नजर आ रहा है। हमले की पूरी तैयारी ईरान की तरफ से और उसके प्रॉक्सीज की तरफ से की जा रही है। करुणा। बिल्कुल, तो इजराइल की ये जो हरकत है यानी कि पूरी तरह से मानकर चल रहा है ईरान और हमास की इजराइल की तरफ से अंजाम दिया गया और इसे कायरतापूर्ण हरकत के तौर पर कहा जा रहा। देखना क्या ये होगा कि इजराइल को क्या जवाब ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठन देते हुए नजर आते हैं। इजराइल के 4 बड़े दुश्मन अभी तक कौन कौन से ढेर हुए, ये इस वक्त आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। इस्माइल हानिया जो कि मारा गया है और ये कहा जा रहा है कि मोसाद और CIA के हमले में इसे ढेर किया गया। इसके अलावा सालेह अल अरूरी की बात करें, मरवान इस्सा और मोहम्मद दाइफ, ये वो 4 बड़े दुश्मन इजराइल के जो बीते 9 महीने में 7 अक्टूबर के हमले के बाद ढेर किए गए। इस्माइल हानिया, सालेह अल अरूरी, मरवान इस्सा और मोहम्मद दाइफ। लेकिन सबसे बड़ा जो धक्का है वो लगा है इस्माइल हानिया की मौत के बाद। जी हाँ, तो इजराइल के 4 बड़े दुश्मन हो चुके हैं ढेर। प्रोफेसर अमिताभ हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमिताभ जी, किस तरह से आप देखते हैं इस डेवलपमेंट को? पूरा मिडिल ईस्ट क्या इस जंग के दायरे में आ सकता है? पूरा मिडिल ईस्ट सुलग सकता है क्या? क्योंकि अब बड़े पैमाने पर ईरान चुप तो बैठने वाला है नहीं। हमलों को अंजाम देने की पूरी प्लानिंग की जा रही है। सुरक्षा परिषद की इस वक्त मीटिंग चल रही है खामेनेई के साथ। सिर्फ मिडिल ईस्ट में ईरान ही नहीं और बड़े प्लेयर्स भी हैं। सऊदी अरेबिया, कतर जो निगोशिएट करता था, हानिया जहां रहता था, और तुर्की एक बहुत नया बड़ा फैक्टर बन गया है। इस्माइल हानिया के बाद जो भी टॉक्स हो रही थी उनको तो एक धक्का पहुंचेगा। जो पोजीशंस हैं दोनों तरफ की वो बहुत हार्डेंड होंगी, लेकिन ईरान इस समय केपेबल नहीं है कि वो इजराइल पर अटैक कर सके। ना इजराइल ये चाहता है कि वो वॉर को एस्केलेट करे, लेकिन इसका सीधा इम्पैक्ट एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस जो ईरान चलाता है उस पर होगा। और उसका असर क्या होगा वो साउथ लेबनान में होगा, जो हम देखेंगे कि वॉर इंटेंसिफाई हो सकता है। और जितने भी प्रॉक्सीज हैं ईरान के जो लेबनान में ऑपरेट कर रहे हैं या मिडिल ईस्ट में ऑपरेट कर रहे हैं, वो सारे इस समय एक्टिवेट हो जाएंगे। इस्माइल हानिया का अगर मर्डर आप देखें तो एक बहुत बड़ी घटना इसलिए भी है कि इस्माइल हानिया एक बहुत बड़ा मीडिएटर था। इनके साथ जितने भी टॉक्स हो रहे थे उनमें वो सबसे बड़ा फिगर था और एक मॉडरेट था। वो इमीडिएट एक्शंस जो गजा में हो रहे हैं उसको शायद कंट्रोल नहीं करता था, लेकिन वो एक बहुत बड़ा से था और कतर को भी। लेकिन हमास की जो मिलिट्री विंग है अल कसाम, वो रिपोर्ट तो उसी को करती होगी ना, निर्देश तो उसी से लेती होगी। देखिए, टेररिस्ट था उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है, लेकिन इमीडिएट जो वहां एक्शंस लिए जाएंगे उसके लिए सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिबल थी वहां की लोकल और या सिनवार। तो ये एक धक्का है। और इसके पहले भी हमने देखा है कि इसके पूरे परिवार के लोग मार दिए गए थे, तीनों बेटे एक साथ मारे गए थे। तो ये एक धक्का है मिडिल ईस्ट में पीस प्रोसेस का, और अगर धक्का है तो वॉर और इंटेंसिफाई होगी। यह आपने प्रोफेसर अमिताभ सर कहा। सुमित, मेरा सवाल अभी आपसे यह है जिसका जिक्र अभी समीर की तरफ से भी किया गया था, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि देखिए CIA और मोसाद ने मिलकर इस हमले को अंजाम दिया, लेकिन ईरान के साथ डायरेक्ट बॉर्डर इजराइल शेयर नहीं करता, बीच में और भी कंट्रीज के एयर स्पेस आते हैं। तो क्या आपको कोई ऐसा संकेत मिल रहा है, कोई भीतर घात हो सकता है इतना प्रिसाइज अटैक अंजाम देना? देखिए, इंटेलिजेंस कैसे की जाती है? इंटेलिजेंस के 2-3 ही पैरामीटर्स है। या तो आप लगातार सैटेलाइट की मदद से, अपने नेटवर्किंग से, कैमरा से उस इलाके का सर्वेलेंस के, लेकिन सबसे पुख्ता, सबसे इंपॉर्टेंट होता है ह्यूमन इंटेलिजेंस। आपको उस इलाके से ही अगर कोई बताता हो कि वो इस इलाके में है, इस समय मौजूद है, यहाँ पर सिक्योरिटी सिचुएशन इस तरीके की है और यहाँ पर लगातार इसी समय में
याह्या सिनवार रहता है। और ये वो इलाका है जो IRGC का इलाका माना जाता है, ये वो इलाका है जो सबसे ज़्यादा हाई प्रोफाइल या फिर सिक्योर जोन माना जाता है। तो ऐसे इलाके में एयर स्ट्राइक्स करना, और निश्चित तौर पर देखिए ऐसा भी हो सकता है कि ये लगातार इराक से, सीरिया से, कहीं से भी ये ड्रोन उड़ सकता है, और हो सकता है कि ईरान के अपने इलाके से उड़ रखा हो। और ये ज़रूरी है क्योंकि अगर इतनी लंबी लॉन्ग स्ट्राइक अगर इजराइल ने की है तो निश्चित तौर पर यह गलती ईरान की तरफ से भी हुई है। ये चूक ईरान के अपने सर्विलेंस सिस्टम या फिर आप कह सकते हैं कि उनकी अपनी सिक्योरिटी से भी हुई है, उनकी इंटेलिजेंस यूनिट से भी हुई है। और यही वजह है कि अभी लगातार जो रिव्यू किया जा रहा है, ये देखा जा रहा है कि आखिरकार ये चैलेंज ईरान के लिए भी तो आने वाले वक्त में कोई बड़ा चैलेंज तो क्रिएट नहीं कर दिया जाएगा, क्योंकि अगर भीतर घात हुआ है तो निश्चित तौर पर ईरान के ही कुछ लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे। और सिक्योरिटी के ऐसे कौन कौन से लैप्सेस हैं जो ईरान अभी रिव्यू कर सकता है, क्योंकि अगर देखिए ईरान ने रिस्पॉन्ड किया या किसी भी प्रॉक्सी ने बड़ा रिस्पॉन्स किया तो फिर दोबारा से इजराइल आएगा ईरान की धरती पर ही। तो उस चीजों को भी काउंटर मेजर्स के साथ तय किया जाता है, तैयार किया जाता है, आगे बिल्कुल तरीके की चूक ना हो। बिल्कुल सही बात है। और 7 अक्टूबर को इजराइल को जो जख्म दिया गया था उसमें भी लगातार ये बात कही गई कि आखिर मोसाद क्या कर रही थी, इंटेलिजेंस फेल्योर कितना बड़ा था। और अब तेहरान में जब हानिया को मार गिराया गया है तो भी ये सवाल ईरान के लिए उठ रहा है कि उसकी इंटेलिजेंस कर क्या रही थी। वहीं बेरूत में हमले का एक और वीडियो सामने आया है। इजराइल ने हमास के ठिकानों को यहां पर तबाह किया है। बेरूत में बड़े हमलों को इजराइल की तरफ से अंजाम दिया गया है और हमले के बाद की तस्वीरें आपके सामने। بحار تحريق بالحارة هلا ضربوا ضربي هون بالحارة اتسنتر الحارة। और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर है। इस्माइल हानिया की मौत के बाद इजराइल ने हमास के ठिकानों पर हमले और तेज कर दिए हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स ने हिजबुल्लाह के कमांडर को मार गिराया, फुआद शुकर को बेरूत में मार गिराया। तस्वीर आप देखिए, इजराइल ने लगाया था बच्चों की हत्या का आरोप, जो आपको याद होगा फुटबॉल मैच चल रहा था बच्चों का, इसे लेकर आरोप लगाया गया था और बदला लिया गया। और अगली बड़ी खबर, IDF के हमले का एक और वीडियो आया सामने। हमास के ठिकानों को निशाना बनाकर किया गया हमला। IDF के हमले का एक और वीडियो इस वक्त आपके सामने है, ये देखिए। और देखिए वेस्ट बैंक में क्या हो रहा है। जिस तरह से इस्माइल हानिया की मौत हुई इसके बाद वेस्ट बैंक में मस्जिदों से लगातार लाउड स्पीकर के जरिए अनाउंसमेंट की जा रही है। क्या कहा जा रहा है? मस्जिदों से इस्माइल हानिया की मौत की घोषणा की गई है। हानिया को शहीद बताया जा रहा है, सुनिए आप। और देखिए अब एक और इंपॉर्टेंट खबर हम आपको देने जा रहे हैं। हानिया की मौत को लेकर TV9 भारतवर्ष ने IDF से बात की है, इजरायली डिफेंस फोर्सेस से बात की है। और IDF ने क्या कहा? IDF ने कहा कि हम इसे लेकर कोई बयान जारी नहीं करेंगे, आतंकी संगठन पर बयान नहीं दिया जाता, ये कहा है IDF ने। इजरायली डिफेंस फोर्सेस का ये अहम बयान TV9 भारतवर्ष से बातचीत। और एक और बड़ी खबर, हानिया की मौत पर बोले इजरायली मंत्री, संस्कृति मंत्री अमित शाह एलियाहू की तरफ से क्या कहा गया, सुनिए आप। हानिया की मौत से दुनिया बेहतर हुई है, दुनिया क्लीन को यही सही तरीका है। संचार मंत्री शलोमो कारही ने लिखा है, सारे दुश्मन मारे जाएंगे। कुछ देर के बाद अपना पोस्ट हालांकि डिलीट कर दिया गया, यानी कि अब यह ऐसा साफ नजर आ रहा है, क्योंकि आपको हमने खबर दिखाई थी कि बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस की तरफ से किसी भी तरह के कमेंट या बयान देने से मनाही कर दी गई थी। तो यह आपको बता दें कि हानिया की मौत के बाद दुनिया पर क्या असर है, दुनिया को क्लीन करने का यही सही तरीका है। तो देखिए हानिया की मौत की जांच कर रहा है ईरान। ईरान के विदेश मंत्रालय ने इसे लेकर जानकारी दी है। ये ईरान के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि हमला कहां हुआ है? हमला ईरान की राजधानी तेहरान में हुआ है और इस्माइल हानिया किसी और के नहीं, ईरान के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए वहां पर पहुंचा हुआ था और उसके बाद वहीं से अपने आवास पहुंचता है जहां पर यह हमला होता है और उसकी जान चली जाती है।
ईरान के विदेश मंत्रालय ने अब यह जानकारी दी है कि हानिया की मौत की जांच के हर पहलुओं को खंगाला जा रहा है। और हानिया की मौत पर एक और बड़ी खबर, हानिया की हत्या से ईरान भी हैरान है। हत्या से ईरान की सुरक्षा पर कई सवाल जाहिर सी बातें खड़े हुए हैं। ईरान के मिडिल ईस्ट एजेंडे को भी चोट पहुंची है हानिया की मौत के बाद, यानी ये माना जा रहा है कि हानिया जो कि मौजूद था ईरान में, ऐसे में मिडिल ईस्ट में इजराइल को जवाब देने के लिए कुछ बड़ा अभियान तय हो सकता था। और देखिए एक अहम खबर, हमास की इजराइल को बड़ी धमकी, हम हर कीमत चुकाने को तैयार हैं, ये कहा है हमास ने। यरूशलेम के लिए हर कीमत चुकाई जाएगी। हानिया की मौत से बौखलाया हुआ है हमास। तो आप देखें जिस तरह से इस्माइल हानिया की इस मौत को पूरी तरह से अंजाम दिया गया है, जिस तरह से मारा गया है इस्माइल हानिया, उसमें साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि मोसाद और अमेरिकी एजेंसी CIA का इसमें हाथ है। लेकिन आप पूरी डिटेल, पूरी जानकारी आपके साथ रखते हैं कि किस तरह से इस ऑपरेशन को बेहद प्रिसाइज और पिन पॉइंट तरीके से अंजाम दिया गया। तो इजराइल की खुफिया एजेंसी की अगर बात की जाए, आपके सामने ग्राफिक्स है, आमान, शिन बेट और मोसाद, ये तीन खुफिया एजेंसी है, आमान, शिन बेट और मोसाद। और इसमें से कहा जा रहा है कि मोसाद की मदद से ये सब हुआ है। मोसाद के 2 काउंटर टेररिज्म यूनिट है, वो भी आप देख लीजिए, जिसमें मेट साडा जो कि काम गुप्त रखा गया है, और किडोन, इनका भी जो पूरी तरह से काम है वो गुप्त रखा जाता है। इस तरह से ये एजेंसी काम करती है। शत्रु संहार में मोसाद माहिर है, दुश्मन को बिल्कुल भी नहीं बख्शता है मोसाद, और उसके घर में, उसके ठिकाने पर घुसकर अंजाम दिया जाता है, पाताल से भी ढूंढकर खात्मा किया जाता है। और ऐसे में तभी ये माना जा रहा है कि इस्माइल हानिया ऐसे ही मारा गया। कई देशों में मोसाद के खुफिया नेटवर्क है, जिसके जरिए मोसाद अपने ऑपरेशंस को अंजाम देता है। जासूसों के जरिए सटीक और प्रिसाइज जानकारी इकट्ठा की जाती है, बारीकी से ऑपरेशन की प्लानिंग की जाती है। आप देखिए यहां पर भी 9 महीने का वक्त लग गया, लेकिन आखिरकार बदला लिया है। मुश्किल से मुश्किल मिशन में सफलता मोसाद की तरफ से हासिल हुई है। अभी तक जो हमने देखा, जो रिकॉर्ड मोसाद का रहा है। और देखिए पूरी जानकारी इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं कि कैसे मोसाद की तरफ से तमाम जो ऑपरेशंस हैं उनको अंजाम दिया जाता है। ओपी तिवारी सर, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। ये सभी को लग रहा है और ये सोर्सेस बतला भी रहे कि CIA और मोसाद का हो ना हो इस पूरे ऑपरेशन में हाथ है, लेकिन फिर भी वो दुश्मन जो कि इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन 7 अक्टूबर के बाद से बना हुआ था, वो एक्सेप्ट करने में, ये मानने में, जिम्मेदारी लेने में कि हाँ इजराइल ने ही मारा है हानिया को, क्या दिक्कत हो रही है, क्यों बचा जा रहा है? देखिए इजराइल ने अपना काम कर दिया कि जो हानिया की जो जिम्मेदारी थी, हानिया मेन फंड कलेक्टर था। ये हमास जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इज सपोज टू बी वन ऑफ द रिचेस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। इनके पास फंड्स कहाँ से आते थे? कि टेरर फंडिंग को स्टॉप करने में हानिया का एलिमिनेशन अत्यंत आवश्यक था, जिसको इजराइल को टाइम लगा। लेकिन इजराइल इसको कहे कि मैंने किया, क्यों किया, हन्ना करने की जरूरत क्या थी? जैसे मनीष बता रहे थे कि काम कर दिया जाता है, बातें किसी और को करने दो, इसमें कोई अचीवमेंट नहीं है। अचीवमेंट तब होता है जब उसको 1 महीने के अंदर ही उसको एलिमिनेट कर दिया था। ये 9 महीना 10 महीना तो रिलैक्स, कितना समय लगा। इसलिए नेतान्याहू की भी जो भी थोड़ी बहुत बदनामी या थोड़ा बहुत जो स्टैंड था, थोड़ा कमजोर लग रहा था, ताकि कर नहीं पा रहे थे। अभी हो गया तो इसको हल्ला मचाने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें हाथ तो भाई इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन इजराइल का हो, अमेरिका का हो, और कई इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन लगी होंगी इतने माइन्यूट और प्रिसिशन जानकारी के लिए, प्रिसिशन स्ट्राइक करने के लिए। ये कोई सिंपल ऑपरेशन नहीं है, इसके लिए सब चीज़ की हेल्प पड़ती है, सबकी आवश्यकता पड़ती है, उसके बाद स्ट्राइक कर पाते हैं। अगर इस तरीके से करना होता तो पहले भी हो सकता था। बिल्कुल। और देखिए एक और अहम खबर, बल्कि एक नया वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। हानिया की हत्या से पहले का एक वीडियो सामने आया है। तेहरान के थीम पार्क एग्जीबिशन का ये वीडियो है। वीडियो में दिखा अल अक्सा मस्जिद का मॉडल। थोड़ी देर पहले हमने आपको एक तस्वीर दिखाई थी इस्माइल हानिया की, हमास के चीफ की ये आखिरी तस्वीर है। और अब हम आपको वो वीडियो दिखा रहे हैं जब इस जगह पर पहुंचा था इस्माइल हानिया। हत्या से पहले का ये आखिरी वीडियो इस्माइल हानिया का, जब वो सामने आया, उसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। तो तेहरान के थीम पार्क का ये वीडियो आपने देखा, जो कि इस्माइल हानिया का आखिरी वीडियो बन गया है। मारा गया हमास का हानिया, अब आगे क्या,
ये है बड़ा सवाल। ये देखिए, याह्या सिनवार को कमान संभव है हमास की। इजराइल की नजर से देखा जाए तो गाजा में अभियान चलाना अब इजराइल के लिए हानिया की मौत के बाद और ज्यादा आसान होगा। हानिया के बाद सिनवार अगला टारगेट होगा इजराइल का। कतर में बैठे सिनवार के लिए हमास को चलाना मुश्किल होगा। सिनवार की भूमिका एरिया कमांडर के तौर पर रही है। सिनवार की हर गतिविधि पर मोसाद की पूरी नजर है। अगला टारगेट वही है। हानिया की मौत से हमास में मायूसी छाई हुई है। हमास के लड़ाकों का मोराल डाउन हुआ है। ध्वस्त हो चुके हमास पर अंतिम प्रहार बाकी है, यानी जड़ से खात्मा करने की जो कसम इजराइल ने खाई थी वो उसे पूरी होती नजर आ रही है। गाजा में लड़ रही ब्रिगेड मिस्र और ईरान भाग सकती है, इसके भी आसार हैं। विदेशों से भी हमास को खत्म करने की चुनौती सामने आई है। हमास लड़ाकों तक हथियार पहुंचाना अब मुश्किल होगा इस्माइल हानिया के जाने के बाद। ईरान पर दबाव से हमास की गतिविधियों पर रोक संभव है। लेकिन प्रोफेसर अमिताभ, एक सवाल का मैं जवाब आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि अब ये हमला ईरान की राजधानी तेहरान में हुआ है। ईरान कह रहा है कि वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रुख करेगा। आपके हिसाब से ये हमला इस्माइल हानिया पर है या ईरान की राजधानी पर है? क्योंकि ईरान बताने की कोशिश यही कर रहा है कि देखिए इजराइल ने तेहरान को निशाना बना लिया। देखिए, इसमें सबसे बड़ी जो भी चूक हुई है वो ईरान से IRGC से हुई है, क्योंकि खामेनेई के घर के 150 मीटर दूरी पर है। यानी हर कोई ईरान में जो टॉप एचेलॉन्स हैं वो टारगेट पे हैं इस समय। और ये भी विफलता दिखाती है कि जो आप सिक्योरिटी गारंटी देते थे किसी को बुलाने के लिए या किसी को ट्रांजिट के लिए, अब वो भी नहीं मिल पाएगा। तो इस पूरे प्रकरण में सबसे बड़ा जो सवाल है, प्रश्न चिन्ह है, जो ईरान और ईरान की जनता भी ईरान के लीडर से पूछेगी कि यहाँ हमारे घर पे कैसे मारा गया, और अगर ये घर पे मारा जाता है तो हम कैसे सुरक्षा दे सकते हैं गजा में जो लोग मारे जा रहे हैं। अब इनका जो सबसे बड़ा टारगेट होगा वो मोसाद का हो या अमेरिका का हो, शिन बेत का हो, कि किसी तरह याह्या सिनवार को न्यूट्रलाइज किया जाए, क्योंकि फंड कलेक्टर था, आपने बता ही दिया था। उसके अलावा ये मारा गया इस्माइल हानिया, वो सबसे बड़ा नेगोशिएटर था। उसके तुर्की के साथ उसने संबंध बनाए थे और कतर ने कहा था कि अब ये बेस शिफ्ट करना होगा आपको तुर्की जाके। तो ये पूरा जो प्रकरण है, जो इंटरनेशनल मीडिएशन नेगोशिएट करता था इस्माइल हानिया, उनके फंड्स इकट्ठा करता था, उसके लिए एक बहुत बड़ा धक्का है। ये कतर के लिए जो अब तक मीडिएशन का एक बहुत बड़ा फॉर्म ले रहा था उसके लिए धक्का है, और ईरान के लिए तो धक्का है ही। यानी इसका रिएक्शन जो होगा वो अब नेगेटिव होगा पूरे मिडिल ईस्ट से। यानी ईरान की सरकार को अपने देश की जनता को भी जवाब देना होगा, सुरक्षा को लेकर जवाब देना होगा। यही वजह है कि माना जा रहा है कि ईरान अब कोई बड़ा कदम उठा सकता है। इधर एक और बड़ी खबर, ईरानी विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान, हानिया का पवित्र खून व्यर्थ नहीं होगा। इजराइल इस शैतानी हरकत की कीमत चुकाएगा सीधे। आप देखिए, इजराइल ये साफ मानकर चल रहा है कि इजराइल ने इस हमले को अंजाम दिया, इजराइल को अपराधों की सजा मिलेगी। तो ईरान के विदेश मंत्रालय का ये बहुत बड़ा बयान, हानिया का पवित्र खून व्यर्थ नहीं जाएगा, ये कहा जा रहा है ईरान की तरफ से। काफी एग्रेसिव रुख अब हानिया की मौत के बाद ईरान का नजर आ रहा है इजराइल के खिलाफ। तो आप देखें, हानिया को अंदाजा भी नहीं था कि जिस तेहरान में वो खुद को इतना सुरक्षित महसूस कर रहा था वही उसकी कब्रगाह बन जाएगी। आपको ये बता रहे हैं बिग वॉल के जरिए मोसाद के ऑपरेशन से जुड़ी अहम बातें क्या है। करीब 15 साल से हानिया की ट्रैकिंग लगातार की जा रही है, यानी 7 अक्टूबर की बात से नहीं, 15 साल से हो रहा था। CIA मोसाद ने लोकेशन को पता लगाया, पिन पॉइंट तरीके से एक एक डिटेल्स को इकट्ठा किया गया। लोकेशन मिलते ही सटीक मिसाइल अटैक को अंजाम दिया गया, गाइडेड मिसाइल से हमला किया गया। यह खबर सामने आ रही है कि गाइडेड मिसाइल का इस्तेमाल किया गया इस ऑपरेशन में। मिसाइल ने सीधे हानिया को भेदा है जिसमें वो मारा गया। इधर देखिए आप, ईरान में शपथ ग्रहण में पहुंचा हुआ था, पेजेश्कियान के शपथ समारोह में था, तभी मारा गया। मोसाद ने डबल एजेंट की मदद से मारा है, जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है। और देखिए हमारे साथ सुमित भी मौजूद है। सुमित, इस ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया गया? CIA और मोसाद ने यह हमने बताया, लेकिन ये जो बयान अब ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से आया है कि हानिया का पवित्र खून जाया नहीं जाएगा, उसका हिसाब लिया जाएगा, क्या होता हुआ आप देख पा रहे हैं?
देखिए, ईरान के लिए अब मुश्किल ये है कि ईरान को सबसे पहले तो अपने लोगों को जस्टिफाई करना है कि आखिरकार आप ही की राजधानी में, आप ही के इलाके में और सबसे ज़्यादा संवेदनशील या सबसे ज़्यादा सिक्योर इलाके में इजराइल ने अटैक कर दिया और इसकी भनक पूरी इंटेलिजेंस को नहीं थी। IRGC जिसको सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है उस तक को ये भनक नहीं थी। ये फेलियर कैसे? दूसरा, अपने प्रॉक्सीज के मोराल को हाई करना, अपने प्रॉक्सीज को ये बताना कि देखिए भले ही क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ा सवाल है कि आप ही के इलाके में अगर हमारी टॉप लीडरशिप सिक्योर नहीं है तो फिर उन इलाकों में जहां पर हम इजराइल से लड़ रहे हैं तो वहां पर किस तरीके से हम सिक्योर है। तो ये दो मैसेज ईरान के लिए अभी समय देना बहुत जरूरी है। आपको याद होगा कि अभी कुछ महीने पहले जब ईरान ने ताबड़तोड़ मिसाइल दागे थे इजराइल के अंदर, तब भी इजराइल ईरान की तरफ से कहा गया था कि हम वीक नहीं है। वो मैसेजिंग थी कि देखिए 300 मिसाइल दागने का मतलब यह है कि हम वीक नहीं है, हम कहीं से भी दबने वाले नहीं है। तो निश्चित तौर पर अब ईरान के लिए चैलेंज उससे भी बड़ा हो चुका है, क्योंकि ईरान को अब ना सिर्फ अपने प्रॉक्सीज के लिए, अपने लोगों के लिए, बल्कि अपने 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 प्रभुत्व के यानी अपने पावर सेंटर को बनाए रखने के लिए ये करना पड़ेगा। और ईरान अब ये डायरेक्ट करता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और हर किसी को ये बात चौंका रही है चतुर्वेदी सर कि तेहरान के इतने हाई सिक्योरिटी जोन में यह हमला कैसे मुमकिन हुआ। मतलब अगर इस इलाके में हमला हो सकता है तो फिर तो राष्ट्रपति का आवास भी सुरक्षित नहीं है, जहां शपथ ग्रहण चल रहा था वो भी सुरक्षित नहीं है, जो सुप्रीम लीडर जहां पर रहते हैं वो भी सुरक्षित नहीं है, फिर तो कुछ भी हो सकता है ना ईरान में। बिल्कुल सही कहा समीर, और जो आप एक इशारा कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। मैं भी यही मानता हूं कि कोई अंदरूनी लोग भी हैं जो इसमें शामिल हैं। हो सकता है कि सिक्योरिटी एजेंसीज भी शामिल हो सकता है पॉलिटिकल लीडरशिप शामिल हो, या कोई स्पाई का एक कोई रिंग हो, डबल एजेंट्स हो, ये सब हो। लेकिन ईरान में कोई ज़रूर ऐसा है जिसने ये सब खबरें दी हैं और इसको इस ऑपरेशन को सफल बनाने में मदद की है। ये बहुत ज़रूरी है और आज के दिन ईरान को अपनी साख बचाने के लिए जो आज स्टेटमेंट दे रहे हैं ये ज़रूरी है। अपनी जनता को एड्रेस है कि पवित्र खून जाया नहीं जाएगा, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन ये ज़रूरी है कि जब सूरज उगता है तो उसको बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं उग चुका। ये इजराइल ने किया है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इजराइल है, मदद अमेरिका ने भी की है, बाकी देशों ने भी की है, और हो सकता है कि कुछ अंदरूनी लोग भी इसमें शामिल हों। पॉसिबल है, वो बाद में आप जब इस पे विचार करेंगे तो फिर 2-3 साल तो के भीतरगात हो सकता है, मिली भगत अंदरूनी लोगों की हो सकती है। यही वजह है कि इस तरह से इस हमले को अंजाम दिया गया। एक और बड़ी खबर, हानिया के बेटे अब्दुल सलाम का बयान, हम क्रांति की जंग लड़ रहे हैं, मेरे पिता की इच्छा पूरी हुई, मेरे पिता की हत्या से विरोध और तेज होगा। यानी ना सिर्फ हमास, ना सिर्फ ईरान, ना सिर्फ हिजबुल्लाह, ना सिर्फ ईरान के प्रॉक्सी, लेकिन अब आप देखें इस्माइल हानिया के बेटे अब्दुल सलाम का बयान भी सामने आ गया। ये जंग यहां पर रुकेगी नहीं, विरोध और तेज होगा। तो इस्माइल हानिया के बेटे अब्दुल सलाम का ये बहुत बड़ा बयान है जिसमें उनकी तरफ से ये साफ कह दिया गया है कि बदला लिया जाएगा, विरोध और तेज होगा। किसका? इस्राइल का विरोध यहां पर और तेज होने की बात जाहिर सी बात है कही जा रही है इस्माइल हानिया के बेटे की तरफ से। यानी जो कहा जा रहा था कि क्या होगा, क्या जो हमास है वो कमजोर पड़ जाएगा, इस्माइल हानिया की मौत के बाद ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा, बल्कि इजराइल के खिलाफ और बड़े हमलों की आशंका देखी जा रही है। ओपी तिवारी सर, इस्माइल हानिया के इस बयान का कैसे आप मतलब निकालेंगे? देखिए, ये तो अपने सोल्जर्स का मोराल बढ़ाने के लिए ऐसे स्टेटमेंट तो देने ही पड़ेंगे। जैसा अभी चतुर्वेदी सर बता रहे थे कि ईरान को भी भले कुछ उनके लोग इन्वॉल्व हो, लेकिन ये जो स्टेटमेंट देना ताकि इनका जो एक्सिस जो जिसका लीड कर रहा है उसका मनोबल जब तक ऊपर नहीं रहेगा तब तक ईरान की जो स्थिति है, ईरान का जो पोजीशन है उस स्टेट में नहीं रह पाएगा। ईरान को भी लोग लुक डाउन करना पड़ेंगे। तो जितना एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस है सबको इकट्ठा रखने के लिए, सबको मजबूत रखने के लिए इस तरीके स्टेटमेंट बहुत अत्यंत आवश्यक है। इनफैक्ट हमास के जो छोटे छोटे लड़ाके जो हैं, दूर से लड़ाके रह रहे हैं, उनको अगर ये पता चले और उनका मनोबल ऊंचा करने के लिए ऐसे स्टेटमेंट्स उनके टॉप लीडरशिप से अत्यंत आवश्यक है। वो करेंगे जरूर, कुछ ना कुछ तो करेंगे, रिएक्ट अवश्य करेंगे हमास इसका, लेकिन किस लेवल तक होगा, बेसिक जैसे रूट जहां से इनके फंडिंग आ रहे हैं, जहां से इक्विपमेंट आ रहा है वो बंद हो जाएगा तो हमास अपने आप ही वीक होगा। ये हमास को इस स्टेज तक पहुंचने में तो बहुत समय लगा है।
इसमें इजराइल ने भी कुछ फंड किया है, बाकी जगह कई तरीके से पैसे आ रहे थे, नुकसान हुआ, लेकिन इस तरीके से इसको बंद किया जा रहा है एक एक करके, जब तक कि टॉप लीडरशिप जो अभी तक निगोशिएट करती है दूसरे देशों से इक्विपमेंट्स का, पैसे का, सबको एलिमिनेट करना पड़ेगा। एंड समय दूर नहीं है जब उनके नंबर 2 नंबर 3 जो नाम मैं भूल रहा हूँ, उन सबको इजराइल एलिमिनेट करने में सक्सेसफुल रहेगी। ठीक है, इजराइल के लिए चुनौती बड़ी है, लेकिन इजराइल को कामयाबी हासिल होगी, ये आप कह रहे हैं। इस बीच देखिए, हमास चीफ की हत्या पर हूती का बयान आया है। हानिया को निशाना बनाना आतंकी हमला था, कानून, आदर्शों और मूल्यों का उल्लंघन किया गया है, ये कहा है हूती ने। और एक और बड़ी खबर, अलर्ट मोड पर इजरायली फाइटर जेट आ गए हैं। दक्षिणी लेबनान से हमलों की आशंका पर अलर्ट जारी किया गया है। हानिया की हत्या के बाद बढ़ सकते हैं और भी ज्यादा हमले। तो आप देखिए, इजरायल को भी ये पता है कि इस्माइल हानिया की मौत के बाद, उसकी हत्या के बाद इजरायल के खिलाफ चाहे लेबनान हो, हमास हो या फिर हूती प्रॉक्सीज हो, इनकी तरफ से या फिर जो भी जिहादी गुट है जिन्हें ईरान की तरफ से समर्थन मिलता है, वो हमलों को अंजाम दे सकते हैं। ऐसे में इजरायली फाइटर जेट अब एक्टिव हो गए हैं। समीर। जी हाँ, तो देखिए, इस वक्त के जो तमाम डेवलपमेंट्स हैं उन पर हमारी नजर है। इजरायली हेरिटेज मंत्री अमिचाई एलियाहू ने क्या कहा था, ये अब आपको बताते हैं। दुनिया की गंदगी साफ करने का यही सही तरीका है। अब कोई काल्पनिक शांति, आत्मसमर्पण समझौता नहीं होगा। इन लोगों पर कोई दया नहीं करनी चाहिए। हानिया की मौत से दुनिया थोड़ा बेहतर हुई है, ये कहा था किसने? इजराइल के हेरिटेज मिनिस्टर ने। और इसी के बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने यह ताकीद कर दी कि उनकी मिनिस्ट्री का कोई भी शख्स हानिया की हत्या को लेकर कोई बयान नहीं देगा। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। प्रोफेसर अमिताभ, किस तरह से आप देखते हैं इजराइल की इस पहली प्रतिक्रिया को? इजराइल ने जो किया है शायद उसे बताने की मंशा बिल्कुल नहीं है, लेकिन अब आने वाले वक्त में ईरान क्या खुलकर इस जंग में सामने आता हुआ हमें दिखेगा या फिर अभी भी अपने प्रॉक्सीज के जरिए इजराइल के खिलाफ वॉर को आगे बढ़ाया जाएगा? देखिए, ईरान ये मानता है कि वो वॉर में एंटर नहीं कर सकता है ओपनली, क्योंकि उसके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। जितना फायर पावर इजराइल के पास है, उतना ईरान के पास सक्सीड कभी नहीं कर पाएगा इजराइल के अगेंस्ट। दूसरी बात, उसके जितने प्रॉक्सीज हैं उनको वो फिर से रीएक्टिवेट करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। सबसे बड़ा प्रॉक्सी जो हिजबुल्लाह, जो ऑलरेडी वॉर में है एक तरह से आईडीएफ के साथ, उसको वो फिर से रीएक्टिवेट करेगा। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इन सारी चीज़ों से कुछ महीनों तक या कुछ सप्ताह तक हम देखेंगे कि पीस नेगोशिएशंस पे, वार्ताओं पर कोई आगे बात नहीं बढ़ेगी। क्योंकि इस पूरे प्रकरण में हो क्या रहा है समीर, कि ये जो गजा की का जो मसला है उस पर कोई सोल्यूशन नहीं खोजा जा रहा। और बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल यही चाहते हैं कि किसी तरह इस वॉर को प्रोलॉन्ग किया जाए जब तक ये खुद अपने आप हॉस्टेजेस को रिलीज ना कर दें, चाहे वो जो उनके टॉप लीडरशिप अभी भी जो गजा में ऑपरेट कर रहे हैं वो मारे ना जाए। बिल्कुल सही बात है। और टॉप लीडरशिप का खात्मा करके इजराइल ने एक बहुत बड़ा मैसेज तो दे ही दिया है। हौसले पस्त तो नजर आ ही रहे हैं हमास के लड़ाकों के। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान, जिसके सिर पर प्यार से हाथ रखते हैं, जिस पर ईरान के सुप्रीम लीडर का ऐसा प्यार उमड़ता है कि वो उसका माथा चूमते हुए नजर आते हैं, इजराइल ने उस इस्माइल हानिया को कर दिया है ढेर। ईरान को बहुत बड़ा जख्म दिया है।